हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुशील सर क्लासेस में। मैं सुशील लेकर आया हूं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन को। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया है। चलिए आज हम उसी चैप्टर से हम अध्ययन करने वाले हैं दर्पण, समतल दर्पण। देखिए, जो दर्पण होता है मिरर, यह दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है समतल दर्पण, दूसरा आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और इसको हम अपसारी दर्पण कहते हैं। तो हम इस वीडियो में दर्पण, दर्पण के प्रकार, फिर इसके बाद गोलीय दर्पण के कुछ विभिन्न परिभाषाएं, कुछ जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम प्रतिबिंब बनने के नियम और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम भी जानेंगे, या अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना भी हम लोग सीखेंगे और पहचानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात आता है दर्पण। देखिए दर्पण, दर्पण अगर हम, दर्पण क्या होता है? दर्पण यदि हम कांच के एक पृष्ठ पर पारे या चांदी की, क्या पारे और चांदी की पॉलिश करके उस पर लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा दें तो उसका एक पृष्ठ दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है, जिसको हम दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा आपका गोलीय दर्पण। जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण को हम कैसे समझेंगे? जो घरों में हमारा जो प्राय जो समतल दर्पण है वही हमारा क्या है, समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण क्या होता है? यदि हम, फिर वही चीजें हमने बताया कि कांच की प्लेट पर पॉलिश करके एक पृष्ठ अगर हम परावर्तक तल बना दे तो हमारा कहलाता है समतल दर्पण। कांच की प्लेट को, एक कांच की प्लेट के एक पृष्ठ को पॉलिश करके हम परावर्तक तल बना दे तो वो हमारा क्या कहलाता है, समतल दर्पण करता है। अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने की स्थिति है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब बनने के जो कंडीशन आते हैं, इसमें प्रतिबिंब, पहली शर्त ये होता है कि इसका प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु की आकार के बराबर होता है। दूसरी बात कि समतल दर्पण के सामने हम जितनी दूर पर वस्तु रखेंगे, दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर वस्तु प्राप्त होता है, वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तीसरी शर्त होता है इसमें कि इसमें पार्श्व उत्क्रम पाया जाता है। पार्श्व उत्क्रम का मतलब हमारा बायां सिरा दाईं ओर और दायां सिरा बाईं ओर पता चलता है। ये बात हो गई हमारी समतल दर्पण की। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण आपके क्या प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, जिसको हम कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। दूसरा आपका उत्तल दर्पण, इसको हम कॉन्वेक्स मिरर या अपसारी दर्पण भी कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली है उसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक तल गोली है उसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। फिर इसमें आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या कहेंगे? अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तन दबे हुए तल पे होता है। परावर्तन कैसे होता है? दबे हुए तल पे होता है। और दूसरा है आपका उत्तल दर्पण, इसका परावर्तन जो होता है उभरे हुए तल से होता है। तो चलिए हम इसको
पॉइंट बाय पॉइंट जो है अध्ययन करते हैं। दर्पण अब दर्पण किसे कहते हैं तो लिखिए, यदि कांच की प्लेट पर पारी या चांदी की पालिश करके उस पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें तो दूसरा कर दें तो परावर्तक तल दर्पण कहलाता है। बात आगे आपको समझ में कि दर्पण क्या है। यदि कांच की प्लेट पर पारी या चांदी की पॉलिश करके उस पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें तो परावर्तक तल दर्पण कहलाता है। अब आता है इसमें समतल दर्पण। हम लोग समतल दर्पण के बारे में जानेंगे। समतल दर्पण प्लेन मिरर। देखिए समतल दर्पण, ये देखिए हमारा कोई कांच का एक टुकड़ा है। अब कांच के एक पृष्ठ को हम क्या कर दें, पारी या चांदी की कलई करके या पॉलिश करके एक पृष्ठ को परावर्तक तल बना दें तो हमारा क्या कहलाता है, ये दर्पण कहलाता है। ये हमारा दर्पण हो गया। अब देखिए इसकी एक विशेषता यह होती है, ध्यान दीजिए, फिर हम कहेंगे कि कांच के प्लेट पर पॉलिश करके, यानी हम क्या कह सकते हैं, कांच की प्लेट पर पॉलिश करके उसे परावर्तक तल बनाया जाए, उसे परावर्तक तल बनाया जाए तो समतल दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। अब कांच की प्लेट पर अगर पॉलिश करके उसे परावर्तक तल बनाया जाए तो समतल दर्पण कहलाता है। अब देखिए ये हमारा समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति क्या आएगी, प्रतिबिंब की स्थिति पोजीशन ऑफ इमेज। पहली शर्त है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब
आभासी, सीधा, सीधा, आभासी और सीधा बनेगा एवं वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर। दूसरी बात, अब देखिए यहां पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया या कोई वस्तु रख दिया, ये हमारी वस्तु हो गई। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर इसका इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी है, सीधा। ये हमारा प्रतिबिंब है। ए बी एक वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश। तो हमने देखा क्या कि और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा एवं वस्तु के आकार के बराबर बनता है। दूसरी बात कि हम वस्तु को जितनी दूरी पर रखते, देखिए हमने वस्तु को रखा इतनी यहाँ पे, तो दर्पण से हम वस्तु को जितनी दूरी पर रखते हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। क्या लिखेंगे? समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी या स्थित है, वस्तु स्थित है, प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए यहां से प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है। तीसरा अंतिम जो आप जान लीजिए, पार्श्व उत्क्रम पाया जाता है। पार्श्व उत्क्रमण होता है। पार्श्व उत्क्रमण का मतलब यह होता है कि हमारा बायां दाहिने ओर और दायां बाएं ओर दिखता है। तो बहुत ही अच्छे से हमने समझ लिया दर्पण, समतल दर्पण की प्रतिबिंब बनने की स्थिति। अब हम आगे बात करेंगे गोलीय दर्पण की। किसकी? गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। देखिए गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण को हम क्या कहते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन, या ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली है, गोलीय दर्पण कहलाता है। इसकी क्या परिभाषा होगी? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण
गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। अब देखिए, गोली दर्पण आपके कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला है अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर, गोलीय अवतल दर्पण। माफ कीजिए, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक तल, परावर्तन दबे हुए तल से होता है। तो गोलीय दर्पण में परावर्तन कैसा होता है? अरे सॉरी, माफ कीजिए, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में परावर्तन दबे हुए तल से होता है। अवतल दर्पण में परावर्तन दबे हुए तल से होता है। क्या कहेंगे? इसमें परावर्तन दबे हुए तल से, तल में होता है, तल में होता है। ध्यान दीजिए, ये हमारा अवतल दर्पण है। अब इसके हम एक पृष्ठ को कलई कर लेते हैं। परावर्तन देखिए किस तल से हो रहा है? दबे हुए तल से। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में हमने देखा कोई आपतित किरण इसके दबे हुए तल से, इसके दबे हुए तल से परावर्तित हो रही है। तो अवतल दर्पण में परावर्तन दबे हुए तल में होता है। इसको हम अभिसारी, इसे अभिसारी अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। दूसरा है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होगा? इसमें परावर्तन उभरे हुए तल में होता है, उभरे हुए तल से होता है। इसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। अवतल दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। सॉरी, अब अपसारी होगा, अपसारी, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। देखिए, ये परावर्तन, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। और यहां से ये परावर्तित,
तो परावर्तन कैसे तल से हो रहा है? उभरे तल से। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई? उत्तल दर्पण। तो बहुत अच्छे से हमने इसको कवर कर लिया, गोली दर्पण, समतल दर्पण के बारे में और अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में। चलिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के इस गोली दर्पण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। उन छोटी छोटी परिभाषाओं का हम अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। पहला ध्रुव, क्या कहेंगे भाई? ध्रुव या पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर, ध्रुव। देखिए गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, जैसे ये हमारा गोली दर्पण है, यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण। अगर हम इसको ध्यान दें, डाटेड करें तो ये एक गोला बनेगा। अगर हम इसको ऐसे डाटेड कर दें तो यह एक गोलीय पृष्ठ बनेगा। कैसा बनेगा? गोलीय पृष्ठ। इसको भी अगर हम डाटेड कर दें तो यह भी एक गोलीय पृष्ठ ही बनेगा। देख लीजिए इसको ध्यान से, यह भी एक कैसा बना? गोलीय पृष्ठ ही बन रहा है। आपका कैसा बन रहा है? गोलीय पृष्ठ बन रहा है। चलिए अब कहा है कि देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की, तो क्या कह सकते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। क्या कहेंगे? ध्रुव कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब ये हमारा गोलीय पृष्ठ हो गया या गोलीय दर्पण हो गया। अब इसको अगर हम देखेंगे तो इसका इस गोली दर्पण का जो मध्य भाग है ये है आपका पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, इसे ध्रुव कहेंगे। ये हमारा P है, ये क्या है? P। इसे P से प्रदर्शित करेंगे तो ये हमारा देखिए, ये हमारा ध्रुव आ गया। इस देखिए गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, अब देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ का केंद्र यहाँ पे मिलेगा, तो ये केंद्र हमारा क्या कहलाएगा? ध्रुव। इसको P से प्रदर्शित करेंगे जो क्या है? हमारा ध्रुव है। अब दूसरा बात आता है वक्रता केंद्र। दूसरी पॉइंट हमारा क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का
भाग है। देखिए अब ये इसको हमने डाटेड कर दिया तो हमें मिला क्या कि यह एक गोला मिल रहा है। ये क्या मिला है? गोला मिला है। इसमें भी देख लीजिए ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब ध्यान दीजिए एक बात और ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया? जो वक्रता केंद्र है तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, इधर भी देख लीजिए खोखला गोला, इधर भी गोला, तो जिस गोले का केंद्र है, जिस गोले का केंद्र है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण। दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से छोटी छोटी परिभाषाओं को अच्छे से हम लोग कवर करेंगे और उन परिभाषाओं को अच्छे से समझेंगे ताकि जो यूपी बोर्ड की आगामी जो परीक्षा है उसमें हमें बहुत ही हेल्प मिल जाए। अब देखिए ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा कि गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो चलिए इसका केंद्र ये होगा और इसका भी केंद्र अगर ध्यान दें तो ये होगा इसका केंद्र। तो इस केंद्र को हम कहेंगे C और इसको हम कहेंगे C। यही हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है। ये हमारा वक्रता केंद्र क्लियर हो गया। अब आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या अब देखिए यानी क्या कहेंगे? गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? परिभाषा सेम वही होगा। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते वक्रता त्रिज्या। अब देखिए यानी कि ये जो इसका है ये हमारा R हो गया, ये R हो गया, हमें पता हो गया। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? R से दिखा देते हैं। अब देखिए ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी और यही त्रिज्या से हमारा क्या बन गया?
एक गोला बन गया। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बारे में हमने अच्छे से जाना। अब आता है अगला पॉइंट आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। चौथा जो परिभाषा है वह है प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा ये हमारा ध्रुव हो गया, यहाँ पे भी देख लीजिए उत्तर दर्पण में भी ये ध्रुव है और सी है। ये क्या है? वक्रता केंद्र, और ये क्या है? ध्रुव है। दर्पण का ये ध्रुव है, ये दर्पण का गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। ये हमारा क्या है? गोलीय दर्पण का ध्रुव है और ये गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। तो अब देखिए मुख्य अक्ष कैसे हम निरूपित करेंगे। तो मुख्य अक्ष क्या होगा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यहां पर भी वही चीजें हो जाएंगी। ये हमारा क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष। यही हमारा क्या होगा? मुख्य अक्ष होगा। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। क्या लिखेंगे भाई? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो परिभाषा है इसका वह है मुख्य फोकस। दर्पण के, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिन बिंदु पर आकर मिलती है, जिन बिंदु पर आकर मिलती है या प्रतीत होती है,
होती हैं मुख्य फोकस कहलाती है। मुख्य फोकस कहलाती है। चलिए इसको समझ लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है, इधर से भी देख लेते हैं। ये हमारा फोकस। इधर भी देखिए, आती हुई प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात इधर भी दिखा दीजिए। इसमें देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। इधर देखिए, इसको डॉटेड अगर हम करें तो यह किसी न किसी बिंदु पर आकर मिलेंगी, किसी न किसी बिंदु पर आकर मिलेगी। इधर भी वाला भी डॉटेड करेंगे तो यहां से ये हमारा डॉटेड पॉइंट जो आया है ये हमारा एफ का आएगा। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया कि मुख्य फोकस क्या है। अब फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी को हम कहेंगे कि ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस हो गया फोकस दूरी। फोकस दूरी देखिए क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की ध्रुव तथा फोकस बिंदु के मध्य दूरी, फोकस बिंदु के मध्य दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते। देखिए ये हमारी जो यहाँ से P और ये है, ये हमारी फोकस दूरी F हो जाएगी। F और ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र C और यहाँ पे वक्रता केंद्र ये आपका C। यानी जो फोकस होता है, फोकस लेंथ हुआ त्रिज्या का आधा होता है। तो यानी कहने का तात्पर्य यह होगा, ध्रुव से फोकस की दूरी समान रहेगा और वक्रता त्रिज्या की भी दूरी समान रहेगी, आधी रहेगी। यानी क्या करेंगे? जो R होगा वो R बराबर 2F के बराबर होगा। R बराबर 2F के बराबर होगा। बहुत ही अच्छे से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और हमने बहुत ही सरल और आसान तरीके से गोली दर्पण की विभिन्न परिभाषाओं को समझा। अब हम चलते हैं चिन्ह परिपाटी नियम। देखिए चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है कि जब भी हम सभी दर्पण को सदैव बाईं ओर से, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। चिन्ह परिपाटी थोड़ा सा समझ लिया जाए। चिन्ह परिपाटी, अब इसमें देखिए ये आपका निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत ही सारी चीजें आती है। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत ही आती है। ध्यान दीजिए,
हमारा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण। चिन्ह परिपाटी के नियम में हम क्या जानेंगे कि प्रकाश, ये हमारी कोई वस्तु है, वस्तु वस्तु या बिंब भी कहते हैं इसको, वस्तु या बिंब। अब देखिए प्रकाश सदैव, इसमें पहले चिन्ह परिपाटी नियम यह कहता है कि प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला जाएगा। प्रकाश किधर, सदैव बाईं ओर से प्रकाश डाली जाती है। जो आपतित किरण की दिशा में होगा ये आपतित किरण है, आपतित किरण। आपतित की किरण की दिशा अगर इस ओर है तो धनात्मक ली जाएगी, ये क्या होगा, धनात्मक होगा। ये आपतित किरण की दिशा हो जाएगी, आपतित किरण की दिशा। और इधर क्या होगा, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, आपतित किरण की विपरीत दिशा, आपतित किरण की विपरीत दिशा। अगर आपतित किरण की विपरीत दिशा इस ओर जा रही है तब क्या कंडीशन रहेगा, तो ध्यान दीजिए हम समस्त दूरियां मुख्य अक्ष और ध्रुव, मुख्य अक्ष और ध्रुव पर ही नापते हैं। तो समस्त दूरियां हमारा मुख्य अक्ष और ध्रुव के बीच ही रखी जाती है, मुख्य अक्ष पे ही रहेगी। तो समस्त दूरियां हम क्या रखेंगे भाई, समस्त दूरियां मुख्य अक्ष और ध्रुव के बीच ही नापी जाती हैं। दूसरी बात है कि आपतित किरण की अगर दिशा में है तो हम क्या लेते हैं, इसको धनात्मक लेते हैं। इधर क्या होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक। और इधर आपतित किरण की अगर विपरीत दिशा में दूरी को नाप रहे हैं तो क्या होगा, इसमें ऋणात्मक होगा। ये क्या होगा, ऋणात्मक, और ये क्या होगा, धनात्मक। अब इधर देखिए वस्तु का जो आकार है, वस्तु का आकार यह x अक्ष के अनुदिश हो गया और ये y अक्ष की। तो y अक्ष पर अगर हम कोई है तो ये आपका क्या होगा, वस्तु या बिंब धनात्मक ली जाती है। और इसका जो प्रतिबिंब बनता है, तो अगर प्रतिबिंब बनने के दौरान दो ही शर्त आ सकती है, या आभासी आएगा या वास्तविक आएगा। तो उस दौरान हम देखेंगे अगर आभासी है तो आपतित किरण की दिशा में होगा जो धनात्मक होगा। दूसरी बात, अगर आपतित किरण की विपरीत दिशा में होगा तो ऋणात्मक होगा। अब इसमें भी वही चीजें आ जाएंगी। इधर देखिए, इधर क्या होगा, धनात्मक होगा। वास्तु से देखिए प्रकाश से क्या होगी, बाईं ओर से डाली जाएगी। तो ये अगर यहाँ से प्रकाश पड़ा तो ये आपका क्या होगा, आपतित किरण की दिशा होगी। इसमें ये आपकी क्या होगी, आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा। तो देखिए आपतित किरण की दिशा में क्या कंडीशन आएगा, अब देखिए इधर क्या होगा, ऋणात्मक, इधर क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और इधर धनात्मक। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें पहली शर्त जो रहेगा, प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। दूसरा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दो चीजें हमने इसमें देखा, चिन्ह परिपाटी नियम को भी हमने समझ लिया कि आपतित किरण की दिशा में रहेगा तो धनात्मक और आपतित किरण की विपरीत दिशा में रहेगा तो ऋणात्मक। इसमें भी वही है, अगर आपतित किरण की दिशा में है तो क्या होगा, धनात्मक, और इस ओर आ जाएगा तो क्या होगा, आपतित किरण की विपरीत दिशा, जब आपतित किरण की विपरीत दिशा में जाएगा तो यहाँ पे मान ऋणात्मक आएगा और आपतित किरण की दिशा में रहेगा तो धनात्मक। प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाली जाती है और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये बात आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।